बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब धरना कैंप पे और मेरे साथ मौजूद है राव हैदर साहब जो न्यू कराची टाउन सीनियर वर्कर न्यू कराची टाउन से। जी राव साहब, आपसे एक सवाल करना था। आप इस वक्त प्रेस क्लब पर आए और आपने धरने में शमूलियत यूसुफ दालिया साहब की, तो इसके क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और यूसुफ दालिया साहब का कि उन्होंने एक प्लेटफार्म है कि जो नज़रियाती वर्करों के लिए एक जगह एक स्पेस फराहम किया है, उसके लिए हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो देखें, बेसिकली ये जो आपने सवाल करा है, इस वक्त पूरी कराची की तंजीम इसकी जद में है। देखें, इससे पहले जो कराची तंजीम में ऊपर से नीचे तक फ़ैसले किए गए, इसमें कहीं पे भी मेरिट, इंसाफ और इमरान खान साहब का जो नज़रिया है, जो इमरान खान साहब का मंशूर है, जो फ़िक्र है, जो सोच है, एहसास है, उसमें कहीं तर्जुमानी नज़र नहीं आ रही है। अब जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए गए, फिर डिस्ट्रिक्ट अनाउंस होने के बाद टाउन अनाउंस किए गए, उसमें जिस तरीके से इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और नज़रियाती लोगों को दीवार से लगाया गया, किस लिए? कि सिर्फ अपने ज़ाती मफादात, फरमाइशी मेरिट या फिर अपनी पसंदीदा मेरिट को ऊपर लाया गया। उनको दीवार से लगाकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए दीवार से लगाया गया कि ताकि इमरान खान साहब का जो मंशूर नज़रिया को तक़वियत मिलनी थी, उसकी बजाय उनके ज़ाती मफादात को तक़वियत मिले। और इसके ख़िलाफ़ एक टाइम से मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमारे को प्लेटफॉर्म अता किया है, उसके ऊपर हमने बिल्कुल इमरान खान साहब के मंशूर और नज़रिए के लिए ही हमेशा आवाज़ बुलंद की है। अब जो कराची कैबिनेट के जो फ़ैसले हैं, ये फ़ैसले हमारे लिए मायूस कुन हैं। और ये जो फ़ैसले हैं, ये इमरान खान साहब के और इमरान खान साहब की मेरिट से मुताल्लिक़ जो मंशूर है, जो नज़रिया, फ़िक्र, सोच है, वो उसकी तर्जुमानी करते नज़र नहीं आ रहे। ये फरमाइशी मेरिटें हैं जो हम पे ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हैं, और ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई इस मेरिट को किसी कीमत पे भी कबूल नहीं किया जा सकता। और ये जितने भी फ़ैसले किए जा रहे हैं, अब ये समझ में नहीं आ रहा ये पार्टी का कौन से आइन और कानून के तहत फ़ैसले किए जा रहे हैं। न जाने क्यों ऐसे शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि कहीं पार्टी के आइन और कानून को कहीं ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, या पार्टी के आइन और कानून से अपने मफाद की चीज़ें जो है उसको आइनी और कानूनी तौर पर बनाकर जवाज़ उसे पेश करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। यहाँ तो वो सिलसिला नज़र आता है कि जैसे कि आप पाकिस्तान में दौरे हुकूमत देखें कि इससे पहले जो हुकूमत चलती रही है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाती थी तो मुस्लिम लीग की आ जाती थी, मुस्लिम लीग की जाती थी तो पीपल्स पार्टी की आ जाती थी। तो अब कराची के अंदर जो तंजीम साजी है, मुझे तो ये वही सारा खेल नज़र आ रहा है कि एक से कहा जाता है थोड़े अरसे तुम बैठ जाओ, फिर उससे कहता है अब तुम आराम करो, अब दूसरे से कहते हैं तुम अपना सीज़न पूरा कर लो। मतलब यानी यहाँ पर जिस तरीके से तंजीम का बेड़ा गर्क किया गया, ये काबिल मज़म्मत है। और इंतहाई अफसोस और दुख के साथ आखिर में मैं ये चंद अल्फाज अदा करना चाहता हूँ कि खुर्रम शेर ज़मान साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त, रिक्वेस्ट है, मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि आपने बहुत तंजीम का बेड़ा गर्क कर लिया। आपके फ़ैसले, मेरिट, इंसाफ के फ़ैसले कहीं नज़र नहीं आते। हमें आपके फ़ैसलों से मायूसी है, और लिहाजा अगर आप मेरिट और इंसाफ के फ़ैसले नहीं कर सकते तो फिर इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि अल्लाह के दरबार में भी आपने इस बात का हिसाब देना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी यूसुफ दालिया साहब, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी जो मैं क्राउड देख रहा हूँ वो किसी और जगह, जैसे कि कहते हैं कि चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ गई, अब उतर रही है। तो यूसुफ दालिया, मैं आपको दोबारा मुबारकबाद दूँ। कराची के लोग आपके पास माशाल्लाह आने लगे, आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
बहुत बहुत शुक्रिया इबादत भाई। कराची के लोग जो है वो कराची से कश्मीर तक के लोग इंशाल्लाह आपको यहाँ ला के बैठा के दिखाएंगे। और ये वो लोग हैं इबादत भाई जो नज़रिए के ऊपर मेरे पास आ रहे हैं, उस नज़रिए जो हमें इमरान खान ने दिया था, जो पाकिस्तान का नज़रिया था, जो कायद आज़म ने जो है ना जिसकी बात की, जिसके लिए कायद आज़म ने जद्दोजहद की, और जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, हम उस पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, सोशल एंड वेलफेयर स्टेट का। तो ये सोशल एंड वेलफेयर स्टेट जो है, इसका पीटीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2019, उसके आर्टिकल 2 में तीसरा जो इसका फेज़ है उसमें यही जिक्र है ना कि रियासत मदीना की तर्ज पे हमें रियासत बनाए। तो रियासत मदीना और यही जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था वो तरक़ीक़त दोनों एक ही बात है कि जब हम सोशल यानी कि हम लोगों से हमारा जो राब्ते होंगे, जो रवाबित होंगे वो भाइयों वाले होंगे, मुसावत होगा, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत होगी, यकजहती होगी, एक दूसरे के दुख और दर्द में हमने खड़ा होना है। फिर इसके बाद जो है आप जब बात करते हैं दूसरी उसकी तरफ जाते हैं, जब आप कहते हैं कि नहीं जी सोशल के बाद वेलफेयर, वेलफेयर से क्या मुराद है? वेलफेयर से मुराद है कि आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों के मसाइल में उनके साथ खड़े होते हैं। अगर आपको अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं उसके बुरे वक्त में, और जैसे एक मिसाल है कि लास्ट जो हमारे पास 3 या 4 महीने का जो कोरोना का वो रहा, जो स्पेल रहा हमारा, जिसमें पूरा पाकिस्तान तकरीबन बल्कि पूरी दुनिया ही तकरीबन लॉक थी, तो जो दरमियाने दर्जे तक के जो लोग हैं ना वो शायद गुजारा, मगर जो निचला तबका वो बुरी तरीके से पिसा है। और वो किसकी तरफ देख रहा था? वो हम जैसे सियासी लीडरों की तरफ देख रहा था, समाजी कारकुनों की तरफ देख रहा था, समाजी तंजीमों की तरफ देख रहा था, जो मतलब जो अहलियत रखते हैं इस चीज़ की कि दूसरे लोगों की मदद कर सकें, अरबाब इख्तियार हैं, जो पैसे वाले जिनको अल्लाह ने बेपनाह और मगर बग़ैर किसी हिसाब के जिनको अल्लाह पाक ने जो है ना अता किए, उन लोगों की तरफ देख रहे थे। तो ये वो स्टेट थी सोशल एंड वेलफेयर स्टेट जिसकी तरफ हमें लेके जाना था, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, अब जो बात आपने की कि मुझे मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक। ये मुबारकबाद मेरे अपने लिए नहीं, ये तमाम नज़रियाती कारकुनों के लिए मुबारक वाले दिन है। और इंशाल्लाह आप यहाँ देखिएगा एक जमघटा, क्यों जमघटा, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पर, मुझे पता है कि ये जितनी भी गवर्नर हाउस के अंदर दावतें करके लोगों को बुलवा लें, वो लोग अब ये बुला रहे हैं, उन लोगों को ये वहाँ इन्वाइट कर रहे हैं जिनको कभी इंसाफ हाउस में नहीं बुलाया जाता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज 158 दिन के बाद मैं यहाँ से ये दावा नहीं कर रहा हूँ, ये साबित हो चुका है 2 चीज़ों का कि जो हमारे कैंप पे आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो है ना वो मसले हल होना शुरू हो जाते हैं, और उसको इज़्ज़त भी मिलनी शुरू हो जाती है, उसको टाइम भी दिया जाता है, और उसको इख्तियार देने की भी बात कर रहे हैं ये। दूसरी बात ये कि मैं कहता था कि गवर्नर सिंध जो है वो पार्टी तंजीम के अंदर इन्वॉल्व है, वो अब आपके सामने आ गई सारी बात। जो भी मामला होता है, जो भी बात होती है, वो सारी की सारी जो है ना, यानी कि कोई अगर कल्चर डे भी अगर बनाया गया जो लास्ट इतवार वाले दिन गवर्नर हाउस में, तो उसमें उन ख़वातीन को बुलाया गया जिन ख़वातीन को इन्होंने पिछले सेशन में जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से था उसमें ख़वातीन ना होने के बराबर थी। और यहाँ तो ये सबूत है ये इबादत भाई सबूत है कि देखें इस धरने को कितनी हमारी जो है ना वो आप देखें कि इसकी कामयाबियाँ, कि ये कामयाबियाँ मिलनी शुरू हो गई। इंशाल्लाह एक टाइम आएगा आपको यहाँ एक अच्छी आवाम, अच्छे लोग, नज़रियाती वर्कर इंशाल्लाह हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि कराची प्रेस क्लब धरना अब इंशाल्लाह तमाम नज़रियाती वर्करों के लिए आखिर होगी। जी हैदर साहब, आपसे आखिरी सवाल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए और नज़रियाती वर्करों के लिए आपका क्या पैगाम है? देखें, बात यह है कि जिसको भी इमरान खान साहब के मंशूर नज़रिए से मोहब्बत है और जो एक वक्त से मुसलसल उसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो नज़रियाती लोग, नज़रियाती वर्कर और इमरान खान साहब के टाइगर्स कि वो इंशाअल्लाह ताला इस जद्दोजहद के अंदर जो है अपने को दूर नहीं करेंगे। पहले तो सबसे पहले अब जो माहौल नज़र आ रहा है, अब इस वक्त तो पार्टी भी हाईजैक हुई भी नज़र आ रही है कि यहाँ पर मफाद परस्तों ने, ज़ाती मफादात ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है। तंजीम साजी जो की जा रही है वो मेरिट और इंसाफ को बिल्कुल बलाए ताक रख कर ज़ाती मफादात और फरमाइश पर और ज़ाती दिलचस्पी पर जो है तंजीम साजी की जा रही है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो हालात हैं इसमें तंजीम को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया है। जिस तरह इन्होंने वहाँ पर नज़रियाती लोगों को दीवार से लगाया, फिर लगाने के बाद अब वहाँ बारियाँ लगना शुरू हो गई हैं,
تو جس کا پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پہ باریوں والا سلسلہ نظر آ رہا ہے کہ فرسٹ ٹرم تمہارا ہو گیا تو سیکنڈ ٹرم میں وہ ویٹنگ کر لے گا، پھر فرسٹ ٹرم میں سیکنڈ تھرڈ ٹرم میں وہ خود آ جائیں گے، تو پھر سیکنڈ والا جو ہے نا فرسٹ ٹرم کی طرف ویٹ کرے گا. تو یہ تو باریاں نظر آ رہی ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا یہ تیسری بار ہے، تیسری بار وزیر اعظم، تیسری بار اس 2.5 سال میں یہ تیسری بار بن رہی ہے. وہی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جب تک آپ میرٹ انصاف کے فیصلے نہیں کریں گے اس وقت تک مضبوط تنظیم قائم نہیں کر سکتے. چاہے آپ کو پسند ہو یا نا پسند ہو، آپ نے فیصلے میرٹ پر کرنے چاہیے. اگر آپ میرٹ کو اسی طریقے سے اگنور کریں گے، اسے پیروں تلے روندیں گے، تو آپ کی مضبوط تنظیم سازی وہاں پر ایک خواب کی طرح ہمیشہ نظر آئے گی، جو کہ نامکمل اور کمزوری ہوتا ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا میری یہی مؤدبانہ التماس و درخواست ہے کہ خدا را عمران خان صاحب کی 23 سالہ جد و جہد اور ان کی محنت کو اس طرح مت ضائع کیجیے. اب چھوٹا سا میں ٹائم لے لیا میں نے آپ کا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اب یہ پچھلے مہینے، یہ جو 8 مہینے سال تنظیم رہی ہے، مجھے ایک کام تو بتا دیں انہوں نے عوامی مفادات کے لیے کام کیا کرا ہے. جب ان سے کارکردگی کی بات پوچھو تو کہتے ہیں کہ یہ نظریاتی ورکرنی ہے، یہ تو جو ہے نا آپس یہ کیا نام ہے فساد کی بات کر رہے ہیں. بھائی جان یہ تو کہنا یہی ہے ہمارے سپریم لیڈر کا، چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کا، کہ جو کام کرے گا، کارکردگی دکھائے گا، وہ آگے آئے گا. تو مجھے 1 سال کی یا 8 مہینے کی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آپ کارکردگی تو دکھائیں کہ آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کرا. اب مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں 3 بار بنی اور 3 بار ٹوٹ گئی، یہی کارنامہ ہے ان کا. عوام مہنگائی کے اندر پس رہی ہے برے طریقے سے، وہاں پر عوام کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. جس کی جو مرضی آ رہا ہے سر، جس کی مرضی جو آ رہا ہے وہ 30 روپے والی سبزی 150 روپے کلو بیچ رہے ہیں. جنرل اسٹور والے 70 روپے پاؤ والی مرچ 200 روپے پاؤ بیچ رہے ہیں. گھی، تیل، آٹا، چینی سب کے اپنے ریٹ ہیں، گوشت، مرغی، ہر چیز کے اپنے ریٹ ہیں. اس کے لیے کہیں کوئی کوشش نظر نہیں آئی ڈسٹرکٹ سینٹرل تنظیم کی. وہاں پر ایم پی ایم این اے حضرات بڑی معذرت کے ساتھ ان کی مایوس کن کارکردگی ہے. انہیں جو عمران خان صاحب کے منشور نظریے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے تھی، اپنا حق ادا کرنا چاہیے تھا. کیونکہ شاید اب مجھے تو وہ بات یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تو پی ٹی آئی حکومت کے تمام وزیروں کو ایک بات یاد کرایا کرتی تھی کہ آپ کو جو تنخواہ اور مرات مل رہی ہیں وہ عوام کے خون پسینے کے ٹیکس سے جو پیسہ وصول کیا جاتا ہے اس سے وہ آپ کو تنخواہ اور مرات مل رہی ہیں. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جو آج 3 سال سے یا 2.5 سال سے کم و بیش عوام کے خون پسینے کی کمائی سے جو تنخواہیں اور مرات حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے عوام کے لیے کیا حق ادا کرا، انہوں نے کیا کردار ادا کرا مہنگائی کے لیے. اگر کراچی میں مصنوعی مہنگائی ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کرا. خرم شیر زمان صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مسلسل ماشاءاللہ سے 7واں سال ہے آپ ایم پی اے ہیں، تو آپ مجھے یہ تو بتائیں آپ نے کراچی کے لیے کیا حق ادا کرا. کیا آپ کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ آپ نے ایک دن اس کا حساب اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کھڑے ہو کے دینا ہے. اس دن آپ سے اللہ کے دربار میں اس بات کا سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم ان کے اوپر حاکم تھے یا انہوں نے تمہیں اس کے لیے منتخب کیا تھا، تو تم اب اس کا حساب دو کہ آپ کو اللہ کے دربار کے حساب سے ڈر نہیں لگتا. لیکن بڑی مایوسی کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہر موڑ پہ آپ نے مایوس کیا ہے. ہمیں مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، لہٰذا ہمیں صرف اور صرف ناکامی نظر آئی ہے. تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کی تنظیم کے حوالے سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں پہ میرٹ کے فیصلے کریں کہ جو عمران خان صاحب کی 23 سالہ جد و جہد کو تباہ و برباد نہ کریں. ان کی اتنی زبردست محنت کو اور کس طریقے سے خان صاحب اکیلے گراؤنڈ پر سب کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن افسوس آپ مجھے کہیں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نظر نہیں آئے. بلکہ سندھ کے اندر تو نہ جانے مجھے کیوں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، کہیں یہاں پر فرینڈلی اپوزیشن تو نہیں ہو رہی کہ عوام کو لاوارث چھوڑا گیا ہے. ہر موڑ پر عوام کو لاوارث چھوڑا ہے آپ نے. آج ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم عوام کی حالت دیکھتے ہیں. 4-4 فٹ یہاں کی عوام گٹر کے پانی میں ڈوبی ہے. کیا اللہ کے دربار میں آپ سے اس کا حساب نہیں ہوگا؟
کیا آپ نے اللہ کے دربار میں حساب نہیں دینا؟ کیا آپ کا ایمان ختم ہو گیا کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اس وقت آپ کیا حساب دیں گے اللہ کے دربار میں؟ آپ خدا را اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کوشش تو کر سکتے ہیں. تو میری آپ سے التماس اور درخواست ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ کوشش کریں کہ تاکہ آپ اللہ کے دربار کے اندر یہ چیز وہاں موجود ہو. میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں. مجھے آپ سے مایوسی ہے اور آپ کے اقدامات نے ہمیں نہ صرف مایوس کیا ہے بلکہ ہمیں ہمارے حق سے بھی محروم کیا ہے. بہت بہت شکریہ، مہربانی. بہت بہت شکریہ. یہ تھے نئے کراچی ٹاؤن سے راؤ حیدر صاحب. شکریہ.